डिफेंस रिलेटेड फौजी भाई को नमस्कार। आज हम लोग 8th पे कमीशन के ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अपना कपिल भाई भी कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी दे रहे 8th पे कमीशन के ऊपर, उसके बारे में सारा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से ले लेंगे। नमस्कार दोस्तों, 8वां पे कमीशन एक बड़ी खबर के साथ में, क्योंकि आज अमर उजाला में बड़े बड़े अक्षरों में 8वें पे कमीशन की खबर आई है। तो अच्छी बात है कि 8वां पे कमीशन की खबरें आने लग गई, क्योंकि 8वें पे कमीशन में अभी 18 महीने का वक्त है, जनवरी 2026 तक, और अभी से बहुत सारे संगठन उसके केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाने लग गए। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी, आप मेरे को देख रहे हो यूट्यूब चैनल कपिल फौजी पर। और सबसे पहले मैं आप लोगों को एक मैसेज भी देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के मेरे पास में कॉल मैसेज आते हैं कि हमारे नंबर को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाए, जिससे हमारे को समय समय पर पूर्व सैनिकों से संबंधित खबरें मिलती रहे। तो आप लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां मैंने व्हाट्सएप का लिंक डाला है। आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो आप ऑटोमेटिक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाओगे और वहां पे समय समय पर आपको खबरें मिलती रहेंगी। अब आते हैं हम 8वें पे कमीशन के ऊपर। ये देखो खबर बड़े बड़े अक्षरों में अमर उजाला अखबार में आई है, जो हिंदी का एक बड़ा अखबार है। 8वां पे कमीशन, सरकार नफे में रही और कर्मचारी घाटे में रहे, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये करने पर हुई वादा खिलाफी। सरकार नफे में रही और कर्मचारी घाटे में रहे, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये करने पर हुई वादा खिलाफी। कैबिनेट सेक्रेटरी और चेयरमैन नेशनल काउंसिल जेसीएम को लिखे पत्र में शिव गोपाल मिश्रा ने कहा, भारत सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का सिफारिशें 2016 से लागू की थी। कर्मचारी पक्ष ने 7वें वेतन आयोग और उसके बाद भारत सरकार से न्यूनतम वेतन को संशोधित कर 26,000 रुपये प्रति माह करने की मांग की थी। आप सबको मालूम है जेसीएम बहुत बड़ा एक कर्मचारियों का संगठन है, ऑल इंडिया में इससे बड़ा कोई संगठन नहीं है। 7वें पे कमीशन में जो 18,000 का उन्होंने बेसिक वेतन रखा था और इन्होंने 26,000 की मांग की थी। और मैं भी इनको तकरीबन 5 साल से देख रहा हूं कि हर लेटर में ये 26,000 की मांग करते हैं। तो अच्छे संगठन के और अच्छे संगठन के पदाधिकारी कभी भी इधर उधर की बात ना करके वो कर्मचारियों की बात करते हैं, इनसे भी कुछ सीखना चाहिए। केंद्र में नई सरकार के गठन के साथ ही केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने भी अब अपनी मांगों को लेकर कमर कस ली है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर डीओपीटी मंत्री के साथ पत्राचार हो रहा है। पुरानी पेंशन बहाली के गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन एनजीएसए के संयोजक, जेसीएम स्टाफ साइड के सचिव और एआईआरएफ के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने जून के पहले सप्ताह में कैबिनेट सेक्रेटरी और चेयरमैन नेशनल काउंसिल जेसीएम को लिखे अपने पत्र में कई खुलासे कर दिए। उन्होंने बताया कि किस तरह से न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये करने पर सरकार द्वारा कर्मचारी से वादा खिलाफी की गई। सरकार ने पूरा नहीं किया वादा। मंत्रियों की कमेटी ने आश्वासन देकर हड़ताल वापस करा दी। ये उस समय हड़ताल पे भी बैठे थे और हम व्हाट्सएप पे बैठे थे। बाद में कर्मियों को कमेटी की तरफ से जो भरोसा दिया गया था वह तोड़ दिया गया। अतीत के कई प्रसंगों की याद दिलाते हुए मिश्रा ने कैबिनेट सचिव से आग्रह किया कि अविलंब 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन एनजीएसए के संयोजक मिश्रा ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली और केंद्रीय कर्मचारियों के दूसरे मुद्दे पर कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले सरकार द्वारा कर्मचारी संगठनों से विचार विमर्श किया जाए। कैबिनेट सेक्रेटरी और चेयरमैन नेशनल काउंसिल जेसीएम को लिखे पत्र में शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि भारत सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 से लागू की थी। कर्मचारी पक्ष ने 7वें वेतन आयोग और उसके बाद भारत सरकार से न्यूनतम वेतन को संशोधित कर 26,000 रुपये प्रति माह करने की मांग की थी। और यह गणना आईएलसी मानदंडों और डॉक्टर एक्ट रोएड फार्मूला आदि के विभिन्न घटकों के आधार पर की गई थी। उस वक्त संयुक्त सीपीसी के समक्ष यह बात की गई थी कि न्यूनतम वेतन अभी भी निचले स्तर पर है। तब जेसीएम स्टाफ साइड के तहत सभी तर्कों को 7वें सीपीसी ने बिना किसी आधार के खारिज कर दिया। नतीजा 7वें वेतन आयोग द्वारा 2016 से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये की सिफारिश कर दी गई। स्टाफ पक्ष ने मांगा था कि फिटमेंट फैक्टर 3.68% होना चाहिए, लेकिन 7वें सीपीसी ने केवल 2.57% की सिफारिश की। केंद्र सरकार ने भी स्टाफ साइड के पक्ष के साथ बिना कोई बातचीत के उन सिफारिशों पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। समझौते के बाद स्थगित की गई थी हड़ताल। 7वें वेतन आयोग यानी सीपीसी की प्रतिकूल सिफारिशों को कर्मचारी पक्ष के साथ कोई चर्चा किए बिना ही स्वीकार कर लेना, इससे परेशान होकर राष्ट्रीय प्रसिद्ध जेसीएम के घटक संगठनों ने सरकार को हड़ताल की चेतावनी दी। न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में संशोधन की मांग पर सरकार को नोटिस दिया। केंद्र सरकार ने कर्मचारी पक्ष के साथ
बातचीत के लिए तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक समिति गठित कर दी। समिति के अन्य सदस्यों में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली, तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु, तत्कालीन रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा शामिल थे। सरकार इस बात पर सहमत होगी कि कर्मचारी पक्ष की मांगों को पूरा करने के लिए उनके साथ आगे की चर्चा की जाएगी। समिति द्वारा दिए गए आश्वासन पर एक सौहार्दपूर्ण समझौता हो गया और इसी आधार पर अनिश्चितकालीन हड़ताल भी स्थगित कर दी गई। इसके बाद केंद्र सरकार ने कर्मचारी पक्ष के साथ बातचीत करने, न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। इनका कहने का मतलब है कि सरकार ने धोखा दिया और हमारे से बातचीत करी और बातचीत करने के बाद में हमारी मांगों पर विचार करने के लिए कहा और हमारी हड़ताल तड़वा दी और उसके बाद में सरकार अपने वादे से पलट गई। बतौर शिव गोपाल मिश्रा सरकार खुद कहती है कि मुद्रास्फीति 4% से 7% के बीच है। औसतन यह लगभग 5.5% होगी। कोविड के बाद मुद्रास्फीति भी प्री कोविड स्तर से अधिक है। यदि हम 2016 से 2023 तक दैनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं और उनकी खुदरा कीमतों की तुलना करें तो स्थानीय बाजार के अनुसार उसमें 80% से अधिक की वृद्धि हुई है। पहली जुलाई 2023 से कर्मियों को लगभग 40% महंगाई भत्ता प्रदान किया जाता है। वास्तविक मूल्य वृद्धि और कर्मचारी और पेंशन भोगियों को प्रदान किए गए डीए के बीच काफी अंतर है। केंद्र सरकार का राजस्व भी 2015 से 2023 तक दोगुना हो गया। बजट विवरणों के अनुसार हम राजस्व संग्रह में काफी वृद्धि देख सकते हैं। केंद्र सरकार का वास्तविक राजस्व 100% से अधिक बढ़ गया है, इसलिए सरकार की भुगतान समस्या वर्ष 2016 की तुलना में अधिक है। अप्रैल 2023 में जीएसटी संग्रह में भी वृद्धि हुई है। सरकार ने 1.87 लाख करोड़ रुपए एकत्रित किए हैं। वर्ष 2022-23 में आयकर संग्रह सबसे अधिक था। वित्त वर्ष 2022-23 में सकल व्यक्तिगत आयकर संग्रह एसटीटी सहित 9,60,764 करोड़ रुपए अंतिम रुपये है। पिछले वर्ष की तुलना करें तो इसमें 24.23% की वृद्धि देखी गई है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के मुताबिक भारत सरकार का अप्रत्यक्ष कर संग्रह 2022-23 में 7.21% से बढ़कर 13.82 लाख रुपए करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष 12.89 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा था। वर्ष 2023-24 में बजट अनुमान राजस्व संग्रह 33,60,08,858 करोड़ रुपए होने की उम्मीद थी। 2022-23 में सकल राजस्व 23,43,67,000 करोड़ रुपए था। राजस्व के हिस्से के बाद केंद्र सरकार का वास्तविक राजस्व 20,000 करोड़ 86,661 करोड़ रुपए हो गया। ऐसे में सरकार को कर्मियों के हितों को ख्याल रखना चाहिए। कितनी बड़ी बात है कि जो बड़े संगठन हैं 8वें पे कमीशन पे अब वो मुखर होते जा रहे हैं और दबादब वो सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग जल्द से जल्द उसके लिए कमेटी गठित की जाए, क्योंकि 8वां पे कमीशन आएगा जनवरी 2026 में और जो समय सीमा होती है वो होती है 18 महीने पहले उसके ऊपर कमेटी बन जानी चाहिए। और कमेटी का काम होता है कि हर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के साथ में वार्तालाप करे और उनकी मांगों को अपने उसमें शामिल करे। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर आप लोग देखते होंगे आए दिन अलग अलग तरह के झूठे मैसेज वायरल होते रहते हैं, या यूट्यूबर जो कोट टाई वाले हैं वो बगैर किसी सबूत के, किसी आधार के बिना लोगों को गुमराह और बेवकूफ बनाते रहते हैं कि 3.68 आएगा, अब जवानों के लिए ये बढ़ जाएगा। नहीं, मैं जो रियलिटी है कि कुछ नहीं बढ़ने वाला। आप अगर सरकार पे प्रेशर नहीं बनाओगे तो सरकार आपकी बातों को नहीं मानेगी। और मेरा यही सच्चाई का आधार होता है दिखाने का कि कुछ नहीं मिलने वाला जब तक आप लोग सरकार से कुछ मांगोगे ही नहीं। क्योंकि देखो, केंद्रीय कर्मचारियों के लाखों कर्मचारियों के बहुत बड़े संगठन है और इसमें ये बहुत बड़ा एक संगठन है, तो पूरे सैनिकों को भी आगे आना चाहिए और पूरे सैनिकों को भी सरकार पे दबाव बनाना चाहिए। चाहे उनकी 1 रैंक 1 पेंशन है, मिलिट्री सर्विस पे है, डिसेबिलिटी पेंशन है, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है, और उनको भी भारत सरकार को पत्राचार करना चाहिए कि हम तैयार बैठे हैं। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पूर्व सैनिकों की बहुत सारी ऐसी डिमांडें हैं जिनके ऊपर एक कमेटी का गठित होना बहुत ही लाजमी है। और वो कमेटी गठित कैसे होगी? जब हमारे जो पूरे देश की जो संस्थाएं हैं जिनके प्रधान पूर्व जेसीओज ऑलरेडी कैप्टन हैं, 100 की 100% वही हैं, जब वो बाहर आए, 2 कदम आगे ले और जंतर मंतर के ऊपर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का वो ऐलान करे तो सरकार झुकेगी। क्योंकि सरकार अभी गठबंधन की है और आप लोग देख ही रहे हो गठबंधन की सरकार में
सरकार प्रेशर में भी रहती है, कर्मचारी वर्ग को भी देखती है कि लगातार ये जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करने के लिए आ गए हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। अब मेरी उनसे भी दरखास्त है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर जो हाउसिंग सोसाइटी के जो अंकल बैठे रहते हैं, जो पैर खींचते रहते हैं या दूसरे को एक नुकाचुंदी करते रहते हैं या दूसरे का मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं कि कोई भी जवान अपने जवान भाइयों की मांगों को लेके जंतर मंतर पर ना बैठे तो उनके हौसले को, उनके मनोबल को पहले ही तोड़ देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को भी आप दूर रहें और ऐसे व्यक्तियों को व्हाट्सएप ग्रुपों से बाहर खदेड़ा जाए। क्योंकि देखो, जो भी जंतर मंतर पे बैठेगा वो अपनी मांगों के लिए तो नहीं बैठा, वो 28 लाख पूर्व सैनिकों की मांगों के लिए बैठेगा। और 28 लाख पूर्व सैनिकों की मांगों के लिए बैठेगा तो कहीं ना कहीं हम भी उसमें शामिल है। हम तो अपने घर को नहीं छोड़ रहे, पर वो भाई कम से कम हमारी मांगों के लिए वहां पे जंतर मंतर पे बैठेंगे तो सही, और उनको फायदा होगा तो ऑटोमेटिक हमारे को फायदा होगा। तो हम उनके पैर ना खींच के, अगर उनका ना सहयोग कर सकते तो भाई उनके पैर भी नहीं खींचे जाए, उनका मनोबल भी नहीं तोड़ा जाए। ये एक नैतिक जिम्मेवारी है। तो इनको देखो कि कौन कौन व्यक्ति हैं, कौन कौन आपके ऐसे इस तरह की बातें बोलते रहते हैं। और मैं एक सच से भरी हुई चीजें दिखाता हूं। आईना दिखाने का मेरा काम है कि जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे तब तक सरकार नहीं झुकेगी, तब तक आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, कोट टाई पहन के बहुत आसान है बोलना और झूठी बातें पेलना कि आपकी ये बल्ले बल्ले हो जाएगी, ये चीजें हो जाएंगी, वो चीजें हो जाएंगी, और आप सालों से देख रहे हो कुछ नहीं होता। पर मैं क्लियर ये कहता हूं, कुछ नहीं मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।